हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्ड टीचर पर। और मैं आपका दोस्त विपिन वसेटिया आज आपको पढ़ाऊंगा इंडियन हिस्ट्री। आज मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों में और अपने ग्रुप्स में। और हाँ, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ओके, अब हम आज पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में जो मैंने आखिरी क्लास थी, आखिरी क्लास आपको कहाँ छोड़ा था, मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के जो कार्य थे, निर्माण कार्य, उनको पढ़ा रहा था। तो मैं उनसे आगे की गणना आज करता हूँ। ध्यान से बोर्ड पर देखना है और समझते हुए प्रत्येक चीज को चलना है। ओके, क्या कर रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक के निर्माण कार्य, इनको हम पढ़ रहे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण क्या क्या निर्माण कार्य किए गए थे, उनके बारे में हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनकी जानकारी ले रहे थे। तो आज जो हम इससे आगे की गणना करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में क्या किया गया? इसके द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया, निर्माण किया गया दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया गया? निर्माण किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार और कहां पर? दिल्ली में। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि जो इनके सूफी संत थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? इनके सूफी संत थे, सूफी संत, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में और कुतुब मीनार का क्या किया गया था? निर्माण कराया गया था। इसमें कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? कुल 5 मंजिलें। अगर आपने कभी देखी हो, दिल्ली जाकर घूमना जरूर कुतुब मीनार को, बहुत ही अच्छी जगह है। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? ये है आपकी कुतुब मीनार, और इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। इसमें से जो फर्स्ट मंजिल है, ये इसका निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की फर्स्ट जो मंजिल है, उसका क्या किया गया था? निर्माण कराया गया था। और इसमें कुल कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। 5 मंजिलें हैं। और जो इनकी ऊंचाई है, कुतुब मीनार की ऊंचाई है, वो है 39.5 फीट। कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई है ये। कुतुब मीनार ने फर्स्ट मंजिल का क्या कराया? कुतुब मीनार में फर्स्ट मंजिल का निर्माण कराया। इसके बाद जो तीसरी और चौथी जो मंजिल है, इनका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश
कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो एक पुत्री थी उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ करा दिया था। ये इसका क्या था? गुलाम भी था, दामाद भी था, दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने बाकी की जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें थी कुतुब मीनार की, उनका क्या कराया था? निर्माण कराया था। उसके बाद पांचवी मंजिल और कुछ कारणों से ये जो चौथी मंजिल थी क्षतिग्रस्त हो गई थी आदि, तो इन दोनों का निर्माण, कुछ हिस्सा चौथी मंजिल का और पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह ने कराया। फिरोज शाह तुगलक, इनका निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। ओके, अब आपको ये कुतुब मीनार का समझ में आ गया होगा। कॉपी कीजिए जल्दी से जल्दी। आगे और क्या किया गया था? और क्या किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने बुलाया था? स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया था लाहौर के किसने? अमीरों ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि उस वक्त जो लाहौर का सिंहासन था वो था खाली, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाने के लिए इसने क्या, लाहौर लाहौर के अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। लाहौर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को। ओके, और क्या किया गया? और इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके बाद इसका जो इसको भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलने का बहुत शौक था। पोलो, पोलो क्या होता है? चौगान। और चौगान क्या होता है? चौगान होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक साइड एक घोड़े पर सवार व्यक्ति होता है और दूसरी साइड दूसरे घोड़े पर सवार व्यक्ति होता है, और उनके हाथ में क्या होता है? एक वो होता है भाला। उसे जो चौगान होता है वो एक अपनी अपोजिट साइड से क्या आते हैं? दौड़ कर आते हैं। वो इधर से आता है और ये इधर से जाते हैं, तो आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं पोलो या चौगान। उसी खेल को खेलते हुए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो चौगान खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। क्योंकि भाई देखो, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम था। जैसे ही वो शासक बन गया तो व्यक्ति की क्या बढ़ती है? इच्छाएं बढ़ती हैं। उसके जो साधन है यूज करने के वो बढ़ते हैं। उसके क्या कहते हैं, उसके शौक बढ़ते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बढ़े, तो उसने क्या किया? पोलो और चौगान खेलना स्टार्ट कर दिया। इस पोलो चौगान खेलते वक्त इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। पोलो चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में देहांत हो गया भाई इसका। और क्यों हुआ? पोलो चौगान खेलते समय। और इस वक्त इसका क्या हो गया? डी एंड हो गया। ओके, अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का तो क्या हो गया? देहांत हो गया। तो अब इसके बाद कौन इसका शासक आएगा? तो इसका शासक आएगा अब इसके बाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, दामाद था, उसका नाम था इल्तुतमिश। अगला शासक कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। अब तो यहां तक कॉपी कीजिए। देखो, इल्तुतमिश शासक क्यों बना और कैसे बना? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनेगा? आराम शाह उसका क्या बनेगा? शासक बनेगा। अगला
बट आराम शाह कैसा था, वो बहुत बहुत ही सुस्ती व्यक्ति था। मतलब ऐसा व्यक्ति था जो हर वक्त मदरा पीता रहता था। दरबार में उसे मदरा चाहिए थी, लड़कियों का गाना डांस चाहिए था। ऐसा वो स्वार्थी राजा था, तो उसको जनता क्या पसंद नहीं करती थी। तो इस बात का फायदा उठाकर इल्तुतमिश ने क्या किया, उस आराम शाह की क्या करा दी, हत्या करा दी। और खुद उसके शासन पर, उसकी गद्दी पर, राजगद्दी पर कौन बैठ गया, इल्तुतमिश बैठ गया। तो इसके बाद कौन आता है, इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कब से कब तक, 1211 से 1236 ईस्वी से। 1211 से 1236 ईस्वी तक। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं इल्तुतमिश कौन था और क्या था। इल्तुतमिश फर्स्ट बार बंदायूं का क्या था, गवर्नर था। बंदायूं का गवर्नर। इल्तुतमिश कौन था, बंदायूं का गवर्नर था। और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, लाहौर को बनाया। तो इसने अपनी राजधानी, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से किसको बनाया, दिल्ली को बनाया। अपनी राजधानी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ओके। इल्तुतमिश ने अगला कार्य क्या किया था, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल बनाया था। क्या बनाया था, 40 गुलामों का एक दल। 40 गुलामों का एक दल, जिसे क्या कहा जाता, दल चालीसा कहा जाता था। दल चालीसा, दल चालीसा कहा जाता था। इसी का नाम क्या था, आपने सुना होगा, तुर्कान ए चहलगानी। क्या था, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। ओके, यहां तक कॉपी कीजिए। ओके। अब भाई क्या होता है, देखो आगे। अब इल्तुतमिश के कुछ कौन थे, शत्रु थे। इल्तुतमिश के कौन थे, शत्रु थे। और वो दिल्ली सल्तनत पर क्या करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। और वो मोहम्मद गोरी के कौन थे, गुलाम थे। तो भाई साहब उन्हीं में से एक गुलाम था जिसका नाम था यालदोज या यलदोज। वो दिल्ली पर क्या करना चाहता था, शासन करना चाहता था। इसलिए उसने तराइन के क्षेत्र में और इल्तुतमिश पर क्या किया, आक्रमण किया। और यही तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध। और कब कब हुआ था ये, 1215 से 1216 ईडी। इसमें को क्या हुआ था कि जो जो इल्तुतमिश का इल्तुत इल्तुतमिश के कौन थे, जो शत्रु थे, और मोहम्मद गोरी के कौन थे, गुलाम थे। तो इल्तुतमिश का एक शत्रु था जिसका नाम था यालदोज। साइड डाल देता हूं इसमें। ओके।
कौन था? याल्दूज या यल्दूज। इल्तुतमिश का शत्रु था। और मोहम्मद गोरी का कौन था? गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम। इसने और याल्दूज ने इल्तुतमिश पर क्या किया? आक्रमण किया। और कब किया? 1215 से 1216 ईस्वी में। और कहाँ किया? तराइन के क्षेत्र में। तराइन के क्षेत्र में। इस युद्ध में क्या होता है कि इल्तुतमिश तो जो हो जाता है, जीत जाता है इसमें, ये विनर, और ये लूजर, मतलब इसकी क्या होती है? हार होती है। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद क्या होता है कि यल्दूज वापस गजनी लौट जाता है। गजनी चला गया हारने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि जो इल्तुतमिश का दूसरा शत्रु था, कॉपी कर लिया होगा, इल्तुतमिश सेकंड शत्रु, जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये क्या था? इसका सेकंड शत्रु था। और मोहम्मद गोरी का कौन था? गुलाम था। अब ये नासिरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश पर फिर क्या करता है? आक्रमण करता है, ये अटैक करता है इस पर। बट इसमें भी इल्तुतमिश क्या हो जाता है? जीत जाता है, और नासिरुद्दीन हार जाता है। तो भाई क्या होता है कि गजनी के शासक थे दो दो, एक हार गया, दूसरा आया, ये और भी सशक्त बनकर आया, फिर भी इल्तुतमिश को नहीं हरा पाया। तो क्या होगा इसके साथ? तू डूब के मर जइयो चुल्लू भर पानी में। और इसी प्रकार इसने क्या किया? डूब कर मर गया। ये भाई हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी, इसमें कूद कर इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया इसने सिंधु नदी में कूद कर। ओके, समझ में आ गया होगा। टाइप कॉपी कीजिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि एक मंगोल, मंगोल जैसे नक्शे में समझाता हूँ, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का क्या है? नक्शा है। ओके, और यहाँ पर क्या है? दिल्ली। और यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान। यहाँ पर या लगा लो, यहाँ पर अफगानिस्तान, ये दिल्ली है। और यहाँ पर मंगोल साम्राज्य है। जैसे मंगोल, मंगोल भी कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से ही आए थे, मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य, और मंगोल साम्राज्य का जो रूलर था वो था चंगेज खान। चंगेज खान, चंगेज चंगेज खान, ये क्या था? रूलर था मंगोल साम्राज्य का। और सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था चंगेज खान। उस वक्त इससे कोई युद्ध करने की भी नहीं सोचता था। और ये कब की बात है? 1229 एडी की बात है ये सब। 1229 में मंगोल साम्राज्य का जो रूलर था चंगेज खान, उस वक्त बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इससे कोई भी राजा युद्ध करने की भी नहीं सोचता था। तो क्या होता है कि चंगेज खान से और चंगेज खान से जलालुद्दीन और जलालुद्दीन मखवर्णी, मगवर्णी, मगवर्णी
जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खान से क्या कर बैठता है, अनबन कर बैठता है, अनबन। अब भाई चंगेज खान से और जलालुद्दीन मकबरनी ने क्या कर ली, लड़ाई कर ली। तो अब चंगेज खान जलालुद्दीन मकबरनी को छोड़ेगा का, नहीं छोड़ेगा। तो जलालुद्दीन मकबरनी क्या करता है, इल्तुतमिश के पास आ जाता है, यहाँ पर इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश से क्या मांगता है, हेल्प मांगता है। बट इल्तुतमिश क्या करता है, जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता करने से क्या कर देता है, मना कर देता है, और दिल्ली की जनता को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लेता है अपना दिमाग लगा करके। तो यहाँ पर इस प्रकार चंगेज खान और इल्तुतमिश पर क्या करता, आक्रमण करता। क्यों करता, अगर जलालुद्दीन मकबरनी को इल्तुतमिश क्या कर देता, अपने आश्रय दे देता, उसकी मदद कर देता, तो चंगेज खान दिल्ली पर क्या करता, आक्रमण करता और दिल्ली को तहस नहस कर जाता। तो इल्तुतमिश ने दिमाग लगाकर जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प नहीं की और दिल्ली को वो चंगेज खान के आक्रमण से बचाया। ओके, समझ में आ गया होगा। कॉपी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्या होता है, इल्तुतमिश ने, अब इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या अभियान चलाए, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने भाई एक एकता प्रणाली स्टार्ट की। इल्तुतमिश की एकता प्रणाली, एकता प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता था तो भाई, जैसे ये लगभग लगा लो, ये क्या है, ये है इल्तुतमिश का साम्राज्य, इल्तुतमिश का साम्राज्य है ये। और ये इसके क्या बटे हुए हैं, क्षेत्र बटे हुए हैं। ओके, ये इल्तुतमिश का क्या है, साम्राज्य है, और इसमें ये क्या बटे हुए हैं, क्षेत्र अलग अलग, जैसे अपन के डिस्ट्रिक्ट जिला बसे हुए होते हैं, इस प्रकार क्षेत्र बसे हुए हैं। तो इसने एकता प्रणाली क्या की, स्टार्ट की। इस एकता प्रणाली के अनुसार क्या होता था कि प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्र का एक इक्तेदार होता था, इक्तेदार इक्तेदार होता था इस एकता प्रणाली के अनुसार। ओके, समझ में आ गया होगा एकता प्रणाली क्या होती है। कॉपी कीजिए। इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश ने और दो प्रकार के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे, दो प्रकार के सिक्के, दो प्रकार के सिक्के। दो प्रकार के सिक्के चलाए, किसने चलाए, इल्तुतमिश ने। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। ओके, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है मेरे लिए, मेरे। ओके, इल्तुतमिश दो प्रकार के सिक्के चलाए, किसने चलाए, इल्तुतमिश ने चलाए। पहला सिक्का था जिसे कहा जाता था टका, साइड डाल लेता हूँ आपके लिए।
हाँ तो साथियों, क्या चलाए? सिक्के चलाए थे, जिसमें फर्स्ट था टका। और टका क्या कैसे होते, किसके होते थे? चांदी के होते थे। और दूसरे चलाए थे जीतल। जीतल ये किसके होते थे? कॉपर के। चांदी के जो टके थे, इनका जो भार होता था, उनका भार होता था 175 ग्रेन भार होता था एक सिक्के का। ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है कि भाई साहब 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में एडी में जो खलीफा था, खलीफा मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, खलीफा 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 ने और इल्तुतमिश को क्या भेजा? इल्तुतमिश को खिलफत 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 को क्या कहा जाता है? या प्रमाण पत्र। खिलफत को प्रमाण पत्र कहा जाता है। प्रमाण पत्र भेजा। और इस प्रमाण पत्र में क्या लिखा था कि अब आप स्वतंत्र साम्राज्य की क्या कर सकते हो? स्थापना कर सकते हो। स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना। किससे कहा? इल्तुतमिश से कहा। स्वतंत्र साम्राज्य की क्या कर सकते हो? स्थापना कर सकते हो। और इल्तुतमिश को इसने उपाधि दी जिसे कहा गया सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम। खलीफा ने इल्तुतमिश को क्या भेजा? खिलफत या प्रमाण पत्र भेजा 1229 ईस्वी में। और स्वतंत्र साम्राज्य कहा उसमें कि अब आप स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। और इल्तुतमिश को एक उपाधि दी जिसे कहा गया, उपाधि दी जिसे क्या क्या कहा गया? सुल्तान ए आजम की उपाधि दी। ओके, समझ में आ गया होगा। कॉपी कीजिए, यहां तक हट जाता हूं। अब भाई साहब हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। इल्तुतमिश के क्या पढ़ रहे हैं? निर्माण कार्य। इल्तुतमिश के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए थे वो इस प्रकार है। फर्स्ट, इसने बंदायू की, जो बंदायू की जामा जामा मस्जिद का क्या कराया? निर्माण कराया। जामा मस्जिद का, जामा मस्जिद का निर्माण कराया। क्या कराया? बंदायू की जामा मस्जिद का क्या कराया था? निर्माण कराया था। दूसरा, इल्तुतमिश का एक पुत्र था। इल्तुतमिश का कौन था? एक पुत्र था जिसका नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, सॉरी, गयासुद्दीन नहीं था, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद पुत्र था भाई साहब। पुत्र किसका था? इल्तुतमिश का था। और नासिरुद्दीन महमूद कौन था? बंगाल का शासक भी था, बंगाल का रूलर था। बंगाल का क्या था? रूलर। इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसके लिए एक क्या बनाया गया था? मकबरा बनवाया गया। टोम्ब जिसे कहते हैं, टोम्ब बनवाया गया। टोम्ब या मकबरा। मकबरा बनवाया जिसका नाम क्या क्या पड़ा था? सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी सुल्तानगढ़ी बनाया पड़ा। यह भारत का सबसे प्रथम फर्स्ट
प्रथम मकबरा था, प्रथम मकबरा भारत का, इंडिया का प्रथम मकबरा था। ये कौन था? सुल्तानगढ़ी था। क्यों बनवाया गया था? नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का कौन था? पुत्र था, और बंगाल का कौन था? रूलर था। उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके लिए एक टोम्ब या मकबरा बनाया गया जिसका नाम पड़ा सुल्तानगढ़ी, और यह भारत का प्रथम मकबरा था। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का पितामह कहा जाता है, पितामह। ओके, समझ में आ गया होगा आपके लिए। कॉपी कीजिए। अगला कार्य देखते हैं और क्या किया इसने। आगे क्या किया गया था इसके द्वारा? इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान, और नागौर राजस्थान के जो अतारकीन का दरवाजा है, अतारकीन के दरवाजे का क्या कराया? निर्माण, दरवाजे का निर्माण कराया। ओके, नागौर राजस्थान के अतारकीन के दरवाजे का क्या कराया? निर्माण कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। और क्या क्या किया था इसने? इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार बनाई गई थी, जिसका फर्स्ट फ्लोर ही बनाया गया था। उसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंजिल कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। और क्या कराया था इसने? इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के पास स्वयं के मकबरे का क्या कराया? निर्माण कराया था। स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया। और कहाँ कराया था? कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास स्वयं के मकबरे का क्या कराया था? निर्माण कराया था। इसके बाद क्या होता है? 1236 ईस्वी में, एडी में, और इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? देहांत हो जाता है। इल्तुतमिश मर जाता है 1236 ईस्वी में। पर मरने से पहले वो क्या करता है? एक घोषणा करता है कि मेरी मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत का जो शासक रहेगा, अगला शासक कौन रहेगा? मेरी पुत्री, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। आपने उसका नाम पढ़ा होगा क्योंकि यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। कौन बनेगी? मेरी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की अगली शासिका बनेगी। ओके, ये क्या करके गया था? इल्तुतमिश घोषणा करके गया था मृत्यु से पहले। अब क्या होता है देखते हैं क्या होता है। कॉपी कर लिया होगा। घोषणा करके गया था, क्या करके गया था? कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की क्या बनेगी? शासिका बनेगी। पर उससे पहले क्या होता है कि जो शाह तुर्कान का बेटा था, शाह तुर्कान कौन थी? ये माता थी, माता का बेटा का पुत्र। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, नुकरुद्दीन, सॉरी क्या नाम था उसका? रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन है, सॉरी, रुकनुद्दीन फिरोज, और यह 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी एडी में दिल्ली की थ्रोनिया राजगद्दी पर क्या करता है? बैठता है। दिल्ली की थ्रोनिया राजगद्दी पर 1236 ईस्वी में शाह तुर्कान माता का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज क्या करता है? शासन करने लगता है। और इस बात का जो विद्रोह है
जो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान कौन करती है, रजिया सुल्तान इस बात का क्या करती है, विद्रोह करती है। और उस विद्रोह के बाद क्या होता है, मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा क्या होता है। यहां तक कॉपी कर लिया होगा आपने। ओके, अब आती है हमारी रजिया सुल्तान। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, आपको याद रखना है इसे। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 एडी। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करती है कि रजिया सुल्तान अब क्या करते हैं, अमीर थे जो दिल्ली के अमीर थे, उन्होंने क्या किया, सातरकान माता का बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, 1236 ईस्वी में उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। पर रजिया सुल्तान इस बात का विद्रोह करती है और फिर क्या करती है, रजिया सुल्तान इस बात का विद्रोह करने के लिए शाम की नमाज के वक्त लाल कपड़ा पहनकर, जो कि क्या किसका प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है, लाल कपड़े को पहनकर और शाम की नमाज में जाती है और जनता से क्या मांगती है, न्याय मांगती है। तो क्या करती है, नमाज को जाती है लाल कपड़ा पहनकर, न्याय के लिए लाल कपड़ा पहनकर, लाल कपड़ा पहनकर और न्याय मांगती है। उसके बाद क्या करती है, जो जनता थी दिल्ली सल्तनत की, जो जनता थी वो रजिया सुल्तान को शासिका बना देती है, किसकी, दिल्ली सल्तनत की शासिका बना देती है। तो क्या बनती है, शासिका बन जाती है, शासिका। ये क्वेश्चन बहुत ही पेपरों में आ चुका है कि यह प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान शासिका। और यह जब भी दरबार में जाती थी तो क्या करती थी कि ये टोप, कोबा कहते हैं उसे, कोबा जिसे टोपी भी कहा जाता है, टोपी, टोप व कुलह, टोपी सॉरी, कुलह को क्या कहा जाता है, टोपी कहा जाता है, और कुबा को कहा जाता है कोट। कोट पहनकर दरबार में जाया करती थी, पहनकर जाया करती थी। ओके, और इसी के द्वारा सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन का प्रयोग किया गया था, सिंहासन। इससे पहले जितने भी राजा थे वो क्या करते थे, खड़ा होकर शासन किया करते थे, पर रजिया सुल्तान के द्वारा पहली बार और सिंहासन का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अब क्या होता है, इसके बाद कॉपी कर लिया होगा आपने। इसके बाद क्या होता है कि रजिया सुल्तान एकता प्रणाली के अनुसार चल ही रहा है। रजिया सुल्तान भटिंडा तवर हिंद जो कि वर्तमान पंजाब में स्थित है, भटिंडा तवर हिंद का इख्तिदार और किसे बना देती है, अल्तुनिया को बना देती है, अल्तुनिया को क्या बना देती है, ये इख्तिदार बना देती है भटिंडा तवर हिंद का। ओके, अब कुछ सालों के बाद क्या करता है, अल्तुनिया और विद्रोह कर देता है, रजिया सुल्तान से विद्रोह कर देता है और क्या कहता है कि मैं तो स्वतंत्र शासक हूं, स्वयं को क्या करता है, स्वतंत्र शासक घोषित करता है, निरूपित करता है। तो इसके लिए क्या करती है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया पर क्या करने जाती है, अटैक करने जाती है, दिल्ली छोड़कर अटैक करने जाती है, दिल्ली को छोड़कर कहाँ जाती है, अल्तुनिया पर अटैक करने जाती है। पर इस जो युद्ध में क्या होता है, रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और अल्तुनिया क्या कर लेता है, जीत जाता है। इस कारण रजिया सुल्तान को अल्तुनिया से क्या करना पड़ जाता है, विवाह करना पड़ जाता है। पीछे से जो दिल्ली के अमीर थे वो क्या करते हैं, वो बहराम शाह को क्या बना देते हैं, शासक बना देते हैं, दिल्ली सल्तनत का क्या बना देते हैं, शासक बना देते हैं। किसे बना देते हैं, बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना देते हैं।
उसके बाद क्या होता है, दिल्ली का शासक बना देते हैं। तो क्या करती है ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो शासन है उसे वापस लेने के लिए अल्तुनिया की क्या कर लेती है, मदद लेती है। और अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्या करती जाती है। क्या होता है कि कैथल में ये अल्तुनिया और ये यहाँ पर दिल्ली है, और यहाँ पर बहराम शाह है, बहराम शाह अमीरों के द्वारा से शासक बना दिया गया था। यहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, दोनों कहाँ जाते हैं, रजिया सुल्तान दोनों जाते हैं बहराम शाह पर अटैक करने के लिए। पर रास्ते में क्या होता है, कैथल में, और कैथल में क्या होता है इन दोनों के साथ, कैथल के जो लुटेरे होते हैं उनके द्वारा अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की क्या कर दी जाती है, मृत्यु कर दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ कि जो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका बनने के बाद क्या करती है, बठिंडा कमरहिंद पर का इख्तियार अल्तुनिया को घोषित कर देती है। पर अल्तुनिया विद्रोह कर देता है और स्वयं को क्या कहता है, स्वतंत्र शासक बताता है। इसलिए रजिया सुल्तान अल्तुनिया पर क्या करती है, आक्रमण करने जाती है दिल्ली को छोड़कर। तो इस युद्ध में क्या होता है, रजिया सुल्तान की हार होती है, अल्तुनिया जीत जाता है। पर इस कारण रजिया सुल्तान को अल्तुनिया से क्या करना पड़ जाता है, विवाह करना पड़ जाता है। इसलिए रजिया सुल्तान वापस दिल्ली नहीं जा पाती है। पर पीछे से क्या करते हैं, जो दिल्ली के अमीर थे वो बहराम शाह को और दिल्ली सल्तनत का क्या बना देते हैं, शासक बना देते हैं। इस बात का पता जब रजिया सुल्तान को पता चलता है तो रजिया सुल्तान वापस दिल्ली का शासन लेने के लिए अल्तुनिया की क्या कर लेती है, हेल्प लेती है, मदद लेती है। और जब वे दोनों बहराम शाह पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो कैथल में लुटेरों द्वारा इन दोनों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। समझ में आ गया होगा, पॉइंट बी नोटेड। ओके, लेट्स गो, आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के द्वारा कार्य क्या क्या किए गए थे। जमाल जमाल उद्दीन याकूत। जमाल उद्दीन, रजिया सुल्तान ने जमाल उद्दीन याकूत को अमीर ए आकुर की उपाधि दी, अमीर ए आकुर का पद दिया, अमीर ए आकुर। और अमीर ए आकुर क्या होता है, अस्तबल 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 का प्रमुख। प्रमुख होता है। जमाल उद्दीन याकूत को अमीर ए आकुर बनाती है, अस्तबल का प्रमुख बना देती है रजिया सुल्तान। ओके, और क्या करती है कि ये ऐतगिन 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 को क्या करती है, अमीर ए हाजिब की उपाधि देती है। किसकी देती है, अमीर ए हाजिब के पद पर क्या करती है, स्थापित करती है। इसके ऐतगिन को अमीर ए हाजिब का पद देती है। इसका क्या काम होता है ऐतगिन का, कि जो साम्राज्य में नए नए व्यक्ति या नए नए शासक आते हैं घूमने के लिए, उन पर नजर रखता था। कौन रखता था, ऐतगिन नजर रखता था। ये इसका कार्य था अमीर ए हाजिब के रूप में। उसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन को क्या करती है, अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार के पद पर स्थापित करती है, या अमीर ए शिकार का पद देती है गयासुद्दीन बलबन को। और गयासुद्दीन बलबन कौन था, इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का ये प्रमुख शासक बनेगा आगे, इल्तुतमिश का गुलाम। और दल चालीसा का क्या था, सदस्य था, दल चालीसा का सदस्य। दल चालीसा का सदस्य था। कॉपी कर लिया होगा यहां तक आपने। अब इसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान के असफल होने के क्या कारण थे।
असफल होने के कारण। रजिया सुल्तान की असफलता का जो प्रथम कारण था वो था अमीरों की महत्वाकांक्षा। अमीरों की महत्वाकांक्षा, अमीरों की क्या थी? महत्वाकांक्षा थी। असफलता का प्रथम कारण था रजिया सुल्तान। महत्वाकांक्षा मतलब अमीर चाहते नहीं थे रजिया सुल्तान शासक बने दिल्ली सल्तनत की। फर्स्ट कारण ये था। सेकंड कारण क्या था कि मिनहाल उस सिराज, मिनहाल उस सिराज। मिनहाल उस सिराज कौन था? कि ये रजिया सुल्तान का ही एक साम्राज्य का सदस्य था, पर ये राइटर था। इसकी एक किताब थी जिसका नाम था बुक, इसका नाम था तवाकाली नासिटी। तवाकाली नासिटी, तवाकाली नासिटी। मिनहाल उस सिराज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तवाकाली नासिटी। इसमें लिखा था कि रजिया सुल्तान की असफलता का कारण उनका स्त्री होना था। ये तवाकाली नासिटी में लिखा था, जिसकी जो मिनहाल उस सिराज की क्या थी? पुस्तक थी, उसके द्वारा लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था कि रजिया सुल्तान की असफलता का कारण उनका स्त्री होना था। ओके। तीसरा प्रमुख कारण था वो था दिल्ली छोड़कर जाना। दिल्ली छोड़कर जाना, ये प्रमुख कारण था रजिया सुल्तान की असफलता। अगर वो दिल्ली छोड़कर अल्तुनिया पर आक्रमण करने नहीं जाती तो रजिया सुल्तान और शासन करती। ये इसका तीसरा और प्रमुख कारण था रजिया सुल्तान की असफलता का। कॉपी कीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद आता है कौन? बहराम शाह। अब आता है अगला शासक बहराम शाह। बहराम शाह कब से कब तक? 1240 से 1242 एडी। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा एक पद सृजित किया गया था जिसका नाम था नायब ए मुमलिकात। ये पद बनाया गया था बहराम शाह के द्वारा, नायब ए मुमलिकात। और इस पर ऐतगिन को निरूपित किया। ओके। क्या किया कि बहराम शाह ने नायब ए मुमलिकात का पद सृजित किया और ये रजिया सुल्तान के बाद का दूसरा शासक था, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक था। इसने ऐतगिन को इस पद पर क्या किया? निरूपित किया। इसके बाद बहराम शाह के बाद दिल्ली शासक का जो अगला शासक था वो था, इसको मिटा देता हूँ, यही बता देता हूँ कि बहराम शाह के बाद जो अगला शासक बना दिल्ली सल्तनत का, इसके द्वारा बस इतना ही शासन किया गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया था इसके द्वारा। इसके बाद अगला शासक आया था अलाउद्दीन मसूद शाह। ये आया भाई अगला शासक। और इसने 1242 से 1246 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इसके द्वारा भी कुछ प्रमुख कार्य नहीं किया गया था। ये इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, आज की क्लास का हमारा डी एंड हो जाता है। इसके बाद हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे? नासिरुद्दीन। अलाउद्दीन महसूदवाद के बाद अगला शासक आता है, वो कौन आता है? नासिरुद्दीन। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। ओके, थैंक यू।